विजिटिंग का थर्ड रिवीजन लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एनपीवी मेथड पे। और एनपीवी से ही रिलेटेड दो और मेथड होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मेथड और नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, उस पर हम लोग बात करते हैं। कैपिटल बजटिंग में ये जो मेथड है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। और अगर कभी क्वेश्चन में कोई मेथड स्पेसिफाइड ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो एनपीवी मेथड से करते हैं। सबसे ज़्यादा लॉजिकल मेथड है, ठीक है। तो एनपीवी मेथड जो है वो बेसिकली क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एनपीवी मेथड जो है वो टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मतलब इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे क्लास में भी अपन ने बात किया था कि सबसे बेस्ट है इसको समझने के लिए कि मान लो हम लोग कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 1 ईयर लाइफ का है। तो जैसे आपको बोला जाए कि 0 ईयर में आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपये, 0 ईयर में जो एसेट्स का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 100 है। इसका जो प्रोजेक्ट लाइफ है वो क्या है, 1 ईयर है। और 1 ईयर के बाद इसका जो एनुअल कैश फ्लो प्लस टर्मिनल कैश फ्लो मिला के जो है वो कितना है, 110 है, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि 0 ईयर में एक प्रोजेक्ट है जिसका 0 ईयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 0 ईयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 है, ठीक है। उसका 1 ईयर प्रोजेक्ट लाइफ है और 1 साल बाद उसका एनुअल कैश फ्लो और टर्मिनल कैश फ्लो मिला के 110 है। तो टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये दोनों जो है ना वो कंपैरेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 100 रुपीज है ये तो आज इन्वेस्ट होने वाला है, दिस इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। जबकि 110 जो है वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, दिस इज बेसिकली फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ये जो आउटफ्लो हो रहा है ना, ये आउटफ्लो तो हो रहा है 0 ईयर में, आज आउटफ्लो होगा। और ये जो तुम्हारा 110 का इनफ्लो हो रहा है ना, ये कब हो रहा है, फर्स्ट ईयर एंड में हो रहा है। तो एक तो प्रेजेंट वैल्यू है और एक क्या है, फ्यूचर वैल्यू। तो ये दोनों कंपैरेटिव नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जैसा नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। मेथड का नाम क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली समझ में आया क्या बोला, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है पर ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। तो अपने को इसमें क्या होता है, इसको डिस्काउंट करके, इसको फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके इसकी अपने को क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। डिस्काउंट करने का तरीका क्या है, मान लेते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लो, या जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इस फंड को, इस प्रोजेक्ट में फंड इन्वेस्ट करने के लिए हम जहां से फंड्स अरेंज करेंगे वहां पे हमको क्या करना है, वहां पे हमको सपोज 20% पेमेंट करना है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हमारा 20% है। तो आप चाहे इसको इंटरेस्ट रेट बोल दो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल दो या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बोल दो, वो कितना है, 20% है। तो डिस्काउंटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। समझ में आया? तो अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या है, ये 20% पता चला। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो फंड्स हमको चाहिए, हम जहां से अरेंज करेंगे, उस फंड्स की जो हमारी कॉस्ट है, उस कैपिटल की जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी है, 20% है, ठीक है। अब अगर मेरा फंड अरेंज करने का कॉस्ट 20 रुपीज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आज 1 रुपी इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 1 साल बाद 0.20 के हिसाब से 1.20 मिलना चाहिए। तो ये 1 रुपी जो है ना, ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। और ये 120 जो है ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। ये 120 जो है वो क्या है, 1.20 जो है, ये 1 रुपी प्रेजेंट वैल्यू है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होता है तो अपन क्या बोलते हैं कि जैसे आज 1 रुपी बैंक में डालें और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद वो कितना हो जाता है, 1.20 हो जाता है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि 1 रुपी प्रेजेंट वैल्यू है और 1.20 उसकी फ्यूचर वैल्यू है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज
20%। तो अपने को क्या करना है, मेथड के नेम को फील करोगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, अपने को सबकी क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो ये 110 का अपने को क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। मतलब अपन क्या बोल रहे हैं कि 110 अपने को एक साल बाद मिल रहा है, इसका आज का वैल्यू कितना है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो तरीका क्या होता है, 110 डिवाइड बाय 1.0 इंटू अगर 1 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू, आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो। और अगर अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो यहां निकालें तो मैं क्या बोलूंगा, 110 डिवाइड बाय 1.2 के हिसाब से कितना आ रहा है, 91.67। मतलब जो 110 रुपए एक साल बाद मिल रहे हैं वो आज के तो 91.67 है, जबकि आज आपका जो पैसा इनिशियली इन्वेस्ट हो रहा है वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। तो 100 माइनस क्या करना है, 91.67, तो ये कितना आ रहा है, 8.33। और ये जो 8.33 है ये शो कर रहा है कि हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो नेगेटिव है, मतलब हमारा पैसा लग ज्यादा रहा है, हमारा पैसा इन्वेस्ट ज्यादा हो रहा है, जबकि रिटर्न अपने को क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ये टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बोला जाए कि 0 ईयर में एक प्रोजेक्ट पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 है, उसकी लाइफ जो है वो 1 ईयर है, 1 ईयर के बाद उसका एनुअल कैश फ्लो प्लस टर्मिनल कैश फ्लो मिला के आपको कितना मिल रहा है, 1500 मिल रहा है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो 1000 रुपीज है ये क्या है, ये 1000 रुपीज जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है, जबकि 1500 जो है ये फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है। तो ये दोनों कंपैरेटिव नहीं है, तो आपको फ्यूचर वैल्यू की क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने को यूज करना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, मतलब वही जहां से हम फंड्स अरेंज करेंगे वहां हमको 10% क्या करना है, पेमेंट करना है। उस फंड की कॉस्ट हमारे लिए कितनी है, 10% है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आज बैंक में 1 रुपी इन्वेस्ट करूं, अगर आज अपन बैंक में 1 रुपी इन्वेस्ट करें और अपना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक साल बाद वो 1.10 हो जाता है। तो 1 रुपी इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू और 10% की रेट से 1.10 इज फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अपने को क्या करना है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 10% इंटरेस्ट रेट लेते हुए। तो अपन क्या बोलेंगे, 1500 जो है वो 1.10 है, तो 1 कितना होगा, तो 1500 डिवाइड बाय 1.1 इंटू 1 किया जाए तो इट कम्स टू 1636। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो। और जो बच्चे लॉजिकली समझ सकते हैं, क्या है पता है, 1500 जो फर्स्ट ईयर एंड में मिल रहा है उसका आज का जो वैल्यू है वो 1363 है। मतलब मैं आज अगर 1363 को 10% की रेट से इन्वेस्ट करूं तो वो एक साल बाद क्या होगा, 1500 हो जाएगा। तो एक साल बाद जो 1500 मिल रहा है वो आज का 1363 के बराबर है। मतलब नाउ इग्नोर 1500, अपन कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो आज अपने को 1360 का क्या होगा, एनुअल कैश इनफ्लो होगा। जबकि अगर अपन बात करें तो पैसा लग कितना रहा है इनिशियली, आज 1000, तो नाउ वी कैन से कि आपका एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है। और एनपीवी पॉजिटिव होने का दो मतलब होता है। एनपीवी पॉजिटिव होने का एक मतलब तो ये कि जितना पैसा हमारा लग रहा है उससे ज्यादा मिल रहा है, जितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना रुपीस हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको उससे पैसा रिटर्न इनफ्लो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो एनपीवी पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में जो इनफ्लोज होंगे उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से क्या है, ज्यादा है। तो एनपीवी पॉजिटिव होने का क्या मतलब बोल रहे हैं अपन कि इनफ्लोज ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटफ्लोज, तो प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए। या एनपीवी पॉजिटिव होने का मतलब एक ये भी है कि देखो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और हमने 10% से डिस्काउंट किया और मेरी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये हुआ
कि इस प्रोजेक्ट से मिलने वाला रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या है, ज्यादा है। तो अगर मेरी एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट से मिलने वाला जो रिटर्न है ना, वो इस प्रोजेक्ट पे जो फंड लग रहा है उसकी कॉस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए प्रपोजल क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। समझ में आया? देखो वैसे भी क्या है, यहां साफ पता चल रहा है कि इस प्रोजेक्ट से जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना है, 50% है। 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके एक साल बाद अगर 1500 मिल रहा है, मतलब इस प्रोजेक्ट से मिलने वाला रेट ऑफ रिटर्न 50% है, जबकि आपकी फंड्स अरेंज करने की कॉस्ट कितनी है, 10% है। तो एनपीवी पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसलिए इस प्रपोजल को क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये यूं देखा जाए तो बहुत इजी है। आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में करना क्या है, सबसे पहले आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है, आपको एनुअल कैश फ्लो निकालना है और आपको टर्मिनल कैश फ्लो निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा वर्डिंग्स पे फील करना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लोज। आपको कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप ईयर्स ले लो 1 2 3 4 5। उसके बाद जो एनुअल कैश फ्लोज आपने कैलकुलेट किए वो लिख लो, तो आपके यहां पे क्या होंगे, एनुअल कैश फ्लो आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके 5 ईयर्स के एनुअल कैश फ्लो आ गए। इसमें आप अपना टर्मिनल कैश फ्लो जो 5th ईयर में होता है वो ऐड कर दो। तो मैं कह सकता हूं कि 5th ईयर एंड में अपने को एनुअल कैश फ्लो भी मिलेगा और टर्मिनल कैश फ्लो भी मिलेगा। इसके बाद इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ आर कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ आर फॉर 1 रुपी। वो कैसे निकाला जाता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन करके हम लोग क्या करते हैं। तो अपने को पी फैक्टर जैसे 10% का कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करते हैं इस केस में 10% के लिए 1 डिवाइड बाय 1.1, तो यहां पे आ जाएगा 0.909। फिर वापस क्या करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पीवी फैक्टर निकालने के लिए 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, ये फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, पीवी फैक्टर्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर में अगर 1 रुपी मिलेगा तो उसकी आज की वैल्यू। तो यहां पे अगर मैं 10% की बात करूं तो 1 डिवाइड बाय 1.1, तो ये जैसे आ रहा है 0.9090 या 0.9091। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक साल बाद अगर 1 रुपी मिल रहा है तो आज का उसका वैल्यू 0.909 के बराबर है। और अगर एक साल बाद इतना वैल्यू तो क्या होगा, तो आपको इसको क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। यह आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो। उसके लिए तुमको सेकंड कॉलम इंटू थर्ड कॉलम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो पीवी फैक्टर निकालने का सीधा तरीका होता है कि आप 1 डिवाइड बाय, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 1 डिवाइड बाय 1.1, और फिर आप इक्वल प्रेस करते जाओ। इक्वल प्रेस किया 0.909, फिर इक्वल प्रेस करोगे तो 0.826, ये 1 बाय 1 नेक्स्ट मिलता जाएगा, फिर 0.751, फिर 0.683, ऐसा करके आपको मिलता जाएगा पॉइंट नेक्स्ट ईयर का 0.621 ऐसा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, ये आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो। इसका आपको क्या करना है, सम करना है। दिस इज नॉन एज टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो। और अगर आप इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप माइनस कर दो तो ये आपका क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। और प्रपोजल एक्सेप्टेंस का क्या क्राइटेरिया है, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रपोजल क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और एनपीवी नेगेटिव है तो प्रपोजल क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। समझ में आया? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एनपीवी मेथड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक भी हम लोग इसको बोलते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। यूज फॉलोइंग स्टेप्स। क्या करना है, कैलकुलेट
इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनुअल कैश फ्लो एंड टर्मिनल कैश फ्लो एज डिस्कस अर्लियर। तो जो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था वैसा। उसके बाद कुछ नहीं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनपीवी। फॉर्मेट क्या फॉलो करोगे, देखो आप पहले कॉलम में ईयर्स ले लो, एनुअल कैश फ्लो ले लो, लास्ट कॉलम में ध्यान रखना कि एनुअल कैश फ्लो के साथ में टर्मिनल कैश फ्लो क्या होगा, ऐड होगा। फिर आपको लेना है पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ आर। आर मतलब या तो डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। उसके लिए 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन लेना पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंड कॉलम इंटू थर्ड कॉलम करना है। यहां पे तुम्हारा आ जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो, और इसमें से आप यहीं पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करो, माइनस कर दो। तो आपको यहां पे मिल जाएगा आपकी एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और डिसीजन मेकिंग किस बेस पे करते हैं, एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए, और एनपीवी नेगेटिव है तो रिजेक्ट होना चाहिए। और अगर एक से ज्यादा प्रपोजल है तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, सबसे ज्यादा हो। समझ में आया। उसके बाद अब एनपीवी मेथड में क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग हो जाता है। तो जैसे इसमें मैं बात करूं, सबसे पहले फर्स्ट, इन केस ऑफ, सबसे पहले अगर अपन बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी इन डिफरेंट कंडीशन। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी इन डिफरेंट कंडीशन। फर्स्ट, व्हेन एनुअल कैश फ्लोज आर अनइक्वल। अगर आपके एनुअल कैश इनफ्लोज क्या हो, अनइक्वल हो, तो क्या करना पड़ता है, अपने को एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए टेबल बनाना पड़ता है। जो अभी बताया ना, ईयर, एनुअल कैश लो, पीवी फैक्टर, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन एनुअल कैश इनफ्लोज आर इक्वल। जब आपके एनुअल कैश इनफ्लोज क्या हो, इक्वल हो, व्हेन एनुअल कैश इनफ्लोज आर इक्वल, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट बनाना चाहिए, टेबल नहीं, स्टेटमेंट। तो व्हेन एनुअल कैश इनफ्लोज आर इक्वल, जब आपके एनुअल कैश फ्लो इक्वल हो तो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, याद है बेटा, क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लिख दो आपके एनुअल कैश फ्लो का जो अमाउंट है वो। उसके बाद आप यहां पे ले लो क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर एट द रेट ऑफ आर फॉर एन ईयर। मतलब अगर आपकी लाइफ 5 ईयर है तो 5 ईयर के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब एनुअल कैश फ्लो अनइक्वल होता है तो हर साल का कैश फ्लो हर साल के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और जब एनुअल कैश फ्लो इक्वल हो तो आप एनुअल कैश फ्लो को क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट इंटू सेकेंड करोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो। उसके लिए फर्स्ट कॉलम इंटू सेकेंड कॉलम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो। अब ध्यान रखना, टर्मिनल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ लास्ट ईयर। जैसे 5th ईयर लाइफ है, 5 साल अगर लाइफ है, तो आपको जो टर्मिनल कैश फ्लो मिलेगा वो कब मिलेगा बताओ, टर्मिनल कैश फ्लो मिलेगा अपने को 5th ईयर एंड में। तो 5th ईयर का पी फैक्टर लेना पड़ेगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हम लोग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो। ये दोनों को ऐड करते आ जाएगा, और इसमें से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करो, लेस कर दो। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एनुअल कैश फ्लो अनइक्वल हो तो हम बोलते हैं टेबल बनाओ। टेबल का फॉर्मेट बेसिकली हम लोग लेते हैं ये कि आप ईयर्स ले लो, अपना एनुअल कैश फ्लो ले लो, पीवी फैक्टर ले लो, और फिर यहां पे हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो।
और इसमें से हम लोग अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो टेबल बनाना तब एप्रोप्रिएट है जब आपका एनुअल कैश फ्लो क्या हो, अनइक्वल हो। और अगर आपके एनुअल कैश इनफ्लोज इक्वल है, भले ही टर्मिनल कैश फ्लो लास्ट का अलग हो, पर अगर मान लो प्रोजेक्ट लाइफ 5 ईयर है और 1 to 5 ईयर का हर साल का कैश फ्लो क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में ज्यादा बेटर है कि हम लोग क्या करें, टेबल के बजाय क्या करें, स्टेटमेंट बनाएं। ठीक है, 2 पैटर्न तो ये हो गए। थर्ड पैटर्न क्या होता है, व्हेन annual inflows are not given, when inflows are not given in question, when inflows are not given in question मतलब प्रोजेक्ट से कितनी सेल होगी या कितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो नहीं दिया है। बहुत सी बार क्या होता है, जैसे हम लोग रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में जाते हैं, तो मान लो जैसे ओल्ड एसेट्स से 10,000 यूनिट्स बन रही है और अगर मैं न्यू एसेट्स परचेज करूंगा तो उससे भी क्या होगा, 10,000 यूनिट्स बनेगी। तो फिर हम रिप्लेसमेंट कर क्यों रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हो, सेव हो जाए। तो बहुत सी बार रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस में क्या होता है कि ओल्ड एसेट से जनरेट होने वाली रेवेन्यू और न्यू एसेट से जनरेट होने वाली रेवेन्यू क्या होती है, सेम होती है। तो उस केस में क्वेश्चन क्या करता है, रेवेन्यू इग्नोर कर देता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको 10,000 यूनिट्स बनानी है, ठीक है, और उसके पास हमारे पास 3 ऑप्शन है, मशीन ए, बी और सी। अब मैं ए परचेज करूंगा तो भी 10,000 यूनिट बनेगी, बी से भी 10,000 यूनिट बन रही है और सी से भी क्या हो रहा है, 10,000 यूनिट बन रही है। तो इस केस में डिसीजन मेकिंग के लिए 10,000 यूनिट जो है वो इररिलेवेंट है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन क्या होता है, रेवेन्यू नहीं देता है, कितना सेल होगा या कितना रेवेन्यू होगा वो नहीं देता है। तो इस केस में सिर्फ आउटफ्लोज ही होते हैं। इस केस में हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन में क्या होते हैं, आउटफ्लोज ही होते हैं। अब इस केस में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, व्हेन एनुअल कैश आउटफ्लो आर अनइक्वल, when annual cash outflows are unequal। और सेकेंड होता है when annual cash outflows are equal। रेवेन्यू तो होगी ही नहीं, अब रेवेन्यू नहीं होगी तो उस केस में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में बोलते हैं इग्नोर टैक्स, टैक्स होता ही नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक्सपेंस को कंसीडर करना पड़ता है। अच्छा, टैक्स नहीं होगा तो डेप्रीसिएशन अपन वैसे भी नहीं लेंगे। तो मैं क्या बात कर रहा हूं पता है, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी व्हेन इनफ्लोज आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन। इनफ्लोज बोले तो सेल या रेवेन्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई हो, तो इस केस में एनपीवी कैसे निकालते हैं, तो फिर एनपीवी आउटफ्लो के बेस पे निकलती है। तो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो व्हेन एनुअल कैश आउटफ्लोज आर अनइक्वल, तो इस केस में आपको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। और व्हेन एनुअल कैश आउटफ्लोज आर इक्वल, तो उस केस में तुमको क्या बनाना चाहिए, स्टेटमेंट। टेबल कैसे बनाओगे, टेबल कैसे बनाओगे, तो आप पहले कॉलम में ईयर्स ले लो, एनुअल कैश आउटफ्लो ले लो, पीवी फैक्टर ले लो, और फिर आप जैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो निकाल दो। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो अमाउंट आएगा, दिस इज नोन एज टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो। अब ये आउटफ्लो है, तो नॉर्मली एनपीवी निकालने के लिए अपन इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, पर यहां पे आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये तो हो गया तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो। ठीक है, उसमें अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आउटफ्लो है, तो ये दोनों ऐड होके यहां पे क्या आएगा पता है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और अगर आपका हर साल का जो एनुअल कैश आउटफ्लो है, हर साल का जो एक्सपेंसेस है वो क्या है, इक्वल है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको किस पे जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए स्टेटमेंट पे।
तो स्टेटमेंट जैसा ऊपर अपन बना रहे थे वैसा ही क्या करोगे स्टेटमेंट के केस में, आप सबसे पहले लिख दो एनुअल कैश आउटफ्लो, फिर एनुअल कैश आउटफ्लो, एनुअल कैश आउटफ्लो जैसे हर साल का 1 लाख का कैश आउटफ्लो तो 1 लाख लिख दिया, फिर क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ आर फॉर एन ईयर, इसको क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से क्या करो मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ जाएगा पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो 1 इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली टर्मिनल कैश फ्लो होता नहीं, अगर हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो कैसे निकालोगे, टर्मिनल कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। बस ये इसमें से माइनस करते ही आ जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो, और इसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा अपना टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो। और यहां पे डिसीजन मेकिंग किसके बेस पे होती है, यहां पे डिसीजन मेकिंग होती है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो जिसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है वो सबसे कम हो। 3 तरह के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। मैंने बोला व्हेन एनुअल कैश इनफ्लोज आर अनइक्वल तो आप टेबल बना लो। दूसरा बोला कि अगर क्वेश्चन में एनुअल कैश इनफ्लोज आर इक्वल तो उस केस में आप क्या करो स्टेटमेंट बना लो इस तरह का। तीसरा, बहुत सी बार क्वेश्चन में रेवेन्यू या सेल ही नहीं गिवन होता है क्योंकि वो क्या है इररिलेवेंट है, तो उस केस में आउटफ्लो के बेस पे हम लोग क्या करते हैं डिसीजन लेते हैं, तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन प्रोजेक्ट लाइफ आर अनइक्वल, व्हेन प्रोजेक्ट लाइव्स आर अनइक्वल, जैसे आपको बोला कि ए प्रोजेक्ट है इसकी लाइफ 5 ईयर है, बी प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ कितनी है 6 ईयर है, तो इस केस में क्या होता है जब आपकी प्रोजेक्ट लाइफ अनइक्वल होना तो क्या होता है, फिर उस केस में हम लोग डिसीजन एनपीवी के बजाय क्या करते हैं इक्विवेलेंट एनपीवी निकाल के हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं इक्विवेलेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। सर इक्विवेलेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने तक का तो तरीका सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट एग्जाम में यहां पे आके सबसे ज्यादा गलती करता है। तो अगर अपन बात करें कि प्रोजेक्ट ए की लाइफ 5 साल है, ठीक है, तो आप जैसे एनपीवी निकालते हो वैसे निकाल लो। तो क्या करोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी फॉर ए, अगर आपका मान लो प्रोजेक्ट लाइफ अगर आपका क्या है एनुअल कैश फ्लो हर साल का अलग अलग है तो आप ईयर लिख दो 1 2 3 4 5, एनुअल कैश फ्लो लिख दो 5 साल का, पीवी फैक्टर ले लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो निकाल लो, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा क्या है ये प्रेजेंट, इसमें से आप क्या करो अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, तो ये जो आ रहा है ये बेसिकली क्या है एनपीवी है, और इस एनपीवी को अपने को इक्विवेलेंट एनपीवी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इक्विवेलेंट मतलब एवरेज करना है। अब जैसे ये एनपीवी जो है वो 5 ईयर का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा एनपीवी जो कितने ईयर का है 5 ईयर का निकाला है आपने जो कैलकुलेट किया है उसको क्या करना है क्यूमुलेटिव पी फैक्टर ऑफ 5 ईयर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपको इक्विवेलेंट एनपीवी मिल जाएगा। ऐसे ही जब तुम कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी फॉर बी प्रोजेक्ट करोगे, अपन एनपीवी निकाल रहे हैं बी प्रोजेक्ट के लिए, और जो एनुअल कैश फ्लोज हैं वो हर साल के क्या हैं, अगर मान लो अनइक्वल है तो आप टेबल बनाओगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा, यहाँ पे पीवी फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो आप निकाल लो, इसका सम कर लो, इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। वेट,
हाँ जी। अब ये जो एनपीवी आ रहा है ना, यहां पे जो एनपीवी आएगा, ये एनपीवी 6 ईयर का है, तो आप यहां पे जब इक्विवेलेंट एनपीवी निकालोगे, तो इक्विवेलेंट एनपीवी निकालने के लिए आप एनपीवी जो कितने ईयर का है, 6 ईयर का है, इसको आप क्या करो, डिवाइड कर दो। इसको आप डिवाइड कर दो किससे, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर फॉर 6 ईयर से क्या करो, डिवाइड करो। अब जिसका इक्विवेलेंट एनपीवी ज्यादा होगा उस प्रपोजल को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी प्रोजेक्ट लाइफ जो है वो क्या है, अनइक्वल है, तो डिसीजन एनपीवी के बजाय क्या होगा, इक्विवेलेंट एनपीवी पे होगा। तो एनपीवी तक तो वैसे ही निकालना है ना। बस आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट एनपीवी निकालने के लिए एनपीवी डिवाइड बाय क्या करेंगे, वेरी गुड, एनपीवी डिवाइड बाय क्यूमुलेटिव पी फैक्टर एट द रेट ऑफ आर फॉर एन ईयर, आपको डिवाइड करना पड़ेगा और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे जिसका इक्विवेलेंट एनपीवी क्या है, ज्यादा है। तो जनरली एनपीवी के जो क्वेश्चंस है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होता है, ये 4 कैटेगरीज में होते हैं। एनुअल कैश फ्लो क्या हो, अनइक्वल हो तो टेबल बनाओ, अगर एनुअल कैश फ्लोज इक्वल है तो स्टेटमेंट बनाओ। अगर क्वेश्चन में इनफ्लोज ही नहीं है, रेवेन्यू सेल ही नहीं है, सिर्फ आउटफ्लोज हैं, तो फिर उस केस में क्या होता है, आउटफ्लो के बेस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट होगा, टेबल बनेगा या स्टेटमेंट बनेगा, वो डिपेंड करता है कि जो एनुअल कैश आउटफ्लो जो एक्सपेंसेस हैं वो अनइक्वल है तो टेबल बनाओ और इक्वल है तो स्टेटमेंट बनाओ। और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि स्टूडेंट यहां बहुत मिस्टेक करते हैं। तो जब भी एक से ज्यादा प्रपोजल्स हैं और प्रोजेक्ट लाइफ क्या हो, अनइक्वल हो, तो उस केस में आपको डिसीजन मेकिंग इक्विवेलेंट एनपीवी के बेस पे करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना, अनइक्वल प्रोजेक्ट लाइफ सिर्फ एनपीवी को इफेक्ट करता है, बाकी और किसी मेथड में अनइक्वल लाइफ का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। समझ में आया? अब यहां पे जैसे अगर अपन बात करें नेट प्रेजेंट वैल्यू के बाद उसी पर बेस एक और मेथड होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो नेम से ही पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मान लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 1 लाख है और उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका ये 120 कर देता हूं, और उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 1 लाख है। तो एनपीवी मेथड से ये तो निकालते हो ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, इसको ऐसा कर लेते हैं, चलो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, मतलब एक प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है, 5 साल का जो एनुअल कैश फ्लो है, 5 ईयर का जो एनुअल कैश फ्लो है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 120 और इनिशियली कितना है, 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, ढंग से सोचो कि 0 ईयर में 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और फ्यूचर में जो इनफ्लोज होंगे ना उसकी आज की वैल्यू जो है वो 120 के बराबर है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बोलता है कि आज 1 रुपी लगा के कितना मिल रहा है वो अपने को फाइंड आउट करना है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब आज अगर अपन प्रोजेक्ट में 1 रुपी लगा रहे हैं तो उसके बदले में अपने को कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो यहां से साफ पता चलता है कि 1 लाख रुपीस इनिशियली इन्वेस्ट करके फ्यूचर में जो कैश फ्लो होगा उसका आज का वैल्यू 120, इसका मतलब आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.20 है। इसका मतलब 1 रुपी इन्वेस्ट करके 1 रुपी इन्वेस्ट करके आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 1.20 है। तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अगर एक से ज्यादा प्रपोजल हैं तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो, ज्यादा हो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब 1 रुपी के अगेंस्ट में कितना मिल रहा है। तो जहां तक फॉर्मूले की बात करें, आप नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का फॉर्मूला क्या लेते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
अपन नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या लेते हैं? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही होता है ना। अगर आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, माइनस के बजाय आप इसको क्या करो, फॉर्मूले में डिवाइड कर लो, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और एक और पूछा जाता है नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट। तो अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछे, नेट, तो यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो की जगह क्या होता है? एनपीवी। तो ये ऐसे हो जाता है एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो मेरे एग्जांपल में एनपीवी 20,000 है, डिवाइड बाय 1 लाख। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इस केस में कितना हो गया? 0.20, मतलब 1 रुपी के अगेंस्ट में आपको क्या हो रहा है? 20 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। ये नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी क्वेश्चन में आप एनपीवी निकाल रहे हो तो बहुत इजीली आप उससे क्या कर सकते हो? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल सकते हो और नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल सकते हो। तीनों में डिसीजन क्राइटेरिया सेम रहता है। अगर एनपीवी मेथड की बात करूं तो प्रपोजल कब एक्सेप्ट करते हैं? जब एनपीवी क्या हो? पॉजिटिव हो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में प्रपोजल तब एक्सेप्ट करते हैं जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो? 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में प्रपोजल तब एक्सेप्ट करते हैं जब नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो? पॉजिटिव हो। अब आप देखो, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो ही प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 आएगा और तो ही नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव आएगा। तो इन तीनों में जनरली जो एक्सेप्टेंस डिसीजन है वो क्या है? सेम है। अगर एक से ज्यादा प्रपोजल्स हैं, देखो सिंगल प्रपोजल है, सिंगल प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है, तो एनपीवी में एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। पर अगर एक से ज्यादा प्रपोजल्स हैं तो एनपीवी मेथड बोलता है उसको फॉलो करो जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी यही बोलेगा उसको एक्सेप्ट करो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा है, और नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी यही बोलेगा कि उसको एक्सेप्ट करो जिसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो? ज्यादा हो। तो एनपीवी मेथड का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? जब एनपीवी पॉजिटिव हो तो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन 1 हो तो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या है? जब आपका प्रपोजल पॉजिटिव नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे तब वो उसको एक्सेप्ट होना चाहिए। समझ में आया? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें किस पैटर्न का क्वेश्चन है? टेबल बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है, आउटफ्लोज को लेना है। अब आउटफ्लोज को लोगे तो आउटफ्लोज के केस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐड होता है, जैसा मैंने आपको यहां समझाया। ये देखो, आउटफ्लोज के केस में यहां पे आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐड करना था। आउटफ्लो में तो आउटफ्लो ऐड ही होगा ना। बाकी हर जगह हम लोग क्या करते हैं? जनरली इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। देखो यहां भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। पर जब डिसीजन मेकिंग आउटफ्लो पर बेस्ड है तो आउटफ्लो में तो आउटफ्लो क्या होगा? ऐड ही होगा ना। तो एनपीवी का क्या क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा? एनपीवी का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। एनुअल कैश फ्लोज इक्वल हैं, एनुअल कैश इनफ्लोज अनइक्वल हैं, है ना, रेवेन्यू है या नहीं है, प्रोजेक्ट लाइफ अनइक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को लेना पड़ेगा। इसी पर एक और क्वेश्चन अपना बेस रहता है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो देखो पे बैक पीरियड में क्या होता है? पे बैक पीरियड में कैश फ्लो यूज होता है और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूज होता है। समझ में आया? तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में क्या करना होता है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में क्या करते हैं? जैसे
पे बैक पीरियड में क्या होता है, अगर आपको याद हो तो पे बैक पीरियड में क्या होता है, अगर अपने को याद हो तो बताओ। पे बैक पीरियड में हम लोग क्या बोलते हैं? पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि एनुअल कैश फ्लो इक्वल है या अनइक्वल है। अगर एनुअल कैश फ्लो इक्वल हो तो क्या करते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो। और अगर एनुअल कैश इनफ्लोज अनइक्वल हो तो याद है क्या करते हैं? पे बैक पीरियड निकालने के लिए हम बोलते हैं ईयर एनुअल कैश फ्लो, फिर क्यूमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो के बेस पे हम लोग क्या करते हैं? पे बैक पीरियड निकालते हैं। ठीक है, तो पे बैक पीरियड में क्या होता है? पे बैक पीरियड में एनुअल कैश फ्लो काम आता है, और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में एनुअल कैश फ्लो की जगह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो काम आता है, क्योंकि नाम ही क्या है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है। तो बच्चों, अगर आप डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालते हो तो क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में आप ईयर्स ले लो, यहां पे आप एनुअल कैश फ्लो ले लो, यहां पे आप पीवी फैक्टर ले लो, ठीक है, फिर यहां पे क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो निकाल लो। हालांकि क्या होता है, इसको क्या बोलते हो तुम? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, माइनस उसमें से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो एनपीवी आता है। और इसी क्वेश्चन में अगर आपको डिस्काउंटेड पे बैक निकालना हो तो जैसा पे बैक पीरियड में एनुअल कैश फ्लो का क्यूमुलेटिव निकलता है, वैसे यहां पे क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मतलब एनुअल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू का क्यूमुलेटिव निकालते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो, और फिर इसके बेस पे क्या होता है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकलता है। तो पे बैक पीरियड में, पे बैक पीरियड जो कि नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है, तो पे बैक पीरियड में एनुअल कैश फ्लो का क्यूमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो निकाल के फिर यहां से क्या होता है? पे बैक पीरियड निकलता है। और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में देखो, नेम पे फेल करोगे तो ज्यादा बेटर। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में एनुअल कैश फ्लो की बजाय उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू का क्यूमुलेटिव वैल्यू निकलता है। तो जब भी अगर आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना हो तो चाहे आपका एनुअल कैश फ्लो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, टेबल ही बनानी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ईयर्स लिख लो, एनुअल कैश फ्लो लिख लो, पीवी फैक्टर लिख लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा, फिर इनका क्या करो? क्यूमुलेटिव निकाल लो। और क्यूमुलेटिव निकालने के बाद जैसे पे बैक पीरियड निकालते हैं वैसे ही क्या होता है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकलता है। होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। नो डाउट ये उन्हीं को समझ में आने वाला है जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। तो दिस मेथड इज सिमिलर टू पे बैक पीरियड। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, एनुअल कैश फ्लो आर यूज, क्या यूज करते हैं? एनुअल कैश फ्लो यूज करते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो आर यूज। फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर एनुअल कैश फ्लोज आर इक्वल और अनइक्वल, चाहे एनुअल कैश फ्लो इक्वल है तो भी आपको टेबल ही बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट से नहीं होगा। ठीक है, बस ईयर लेना है, एनुअल कैश फ्लो ले लो, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ आर ले लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा, फिर आपको क्यूमुलेटिव पीवी, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो निकाल के फिर इसमें से आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा आप पे बैक पीरियड निकालते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। होप कि आपके लिए यूजफुल होगा। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक फास्ट रिवीजन है, तो ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पहले एक बार पढ़ा हुआ या थोड़ा दिमाग में है, तो ये रिकॉल करने में हेल्प करेगा। होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय।